सभी को नमस्कार। आज अपन लियोलिज थ्योरम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज द लियोलिज थ्योरम? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ये थ्योरम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस थ्योरम के दो पार्ट हैं। जैसे बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स अपन पढ़ते हैं तो अपन फेज स्पेस को कंसिडर करते हैं। फेज स्पेस में कुछ एक इम्पोर्टेंट बेसिक्स अपन लेके चलें स्टैटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन के लिए। उसी बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए लियोलिज ने दो सिद्धांत दिए जो उनके नाम से जाने जाते हैं, लियोलिज थ्योरम। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो अपने पास है, मैंने बताया कि इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट रिप्रेजेंट करता है कंजर्वेशन ऑफ डेंसिटी इन फेज स्पेस, कि फेज स्पेस के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से भी, रो एच, एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन है, इज इक्वल टू 0, या डायरेक्ट अपन लिखें रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। रो यहाँ पे डेंसिटी है फेज स्पेस के अंदर। इसका जो दूसरा पार्ट है, जैसा आप देख रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन इन फेज स्पेस, कि फेज स्पेस के अंदर जो वॉल्यूम का एक्सटेंशन है, यहाँ मैं लिखना बोलूँगा कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस रिमेन कांस्टेंट, और वी कैन से डी अपॉन टी टी डेल टो इज इक्वल टू 0। या डेल टो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को, या एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम आता है, एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस इज इक्वल टू 0। दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा है कि इसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। दूसरा एक्सटेंशन इन वॉल्यूम, जो फेज स्पेस में अपन वॉल्यूम लेते हैं वो एक्सटेंशन समय के सापेक्ष इंडिपेंडेंट रहता है या कांस्टेंट रहता है, यानी कि अपन कहें कि कांस्टेंट रहता है। दो पार्ट है। अब इन दोनों पार्ट को प्रूव कराएंगे। सामान्यतः मैं कहूं कि दिस थ्योरम इज primarily concerned with defining the fundamental property of phase space, in which the system represented by a point that moves in time, or we can say dynamical state of system at some instant of time रिप्रेजेंट बाय ए पॉइंट इन फेज स्पेस, कि किसी फेज स्पेस के अंदर किसी सिस्टम को एक पॉइंट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, साथ में उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, या एक्सटेंशन इन वॉल्यूम रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम टी। जो डेल टो जो अपन कह रहे हैं, डेल टो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है फेज स्पेस के अंदर। डेल टो, ये डेल टो कैन बी रिटन एज, जैसा आप देख रहे हैं, डेल टो कैन बी रिटन एज डेल Q1, डेल Q2, डेल Q3 डॉट डॉट डेल N, डेल P1, डेल P2 डॉट डॉट डेल Pn। यहाँ पे Q और P वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अपन फेज स्पेस की बात कर रहे हैं तो Q यहाँ पे स्थिति के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है तथा P मोमेंटम के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। पहले अपन
पहला जो पार्ट है इसका उसको प्रूव करेंगे। पहला पार्ट अपने पास क्या, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। इसको प्रूव करने के लिए पहले अपन मानते हैं कि किसी समय वॉल्यूम एलिमेंट डेल टो के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल डेल एन है। जैसे आप देख रहे हैं डेल टू वॉल्यूम के अंदर डेल एन पार्टिकल है, रो यहाँ पे फेज डेंसिटी है। तो अपन लिख सकते हैं डेल एन इज इक्वल टू रो डेल टू। यहाँ पे रो डेंसिटी को व्यक्त कर रहा है। फिर आगे अपन माने कि टोटल डिफरेंशिएशन इन द सिस्टम जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैं कर रहा हूँ पर यूनिट टाइम इन वॉल्यूम एलिमेंट, जो अपन कहें जो चेंजेस जो अपने पास दिए जा रहे हैं डी अपॉन डी टी डेल एन इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या इसको अपन लिखें दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी डॉट डेल टो यहाँ पे वॉल्यूम है। अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि वॉल्यूम जो अपन मान रहे हैं वो कांस्टेंट अगर अपन मान के चलें, दिस द कांस्टेंट, तो इसका अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा, या डेल रो अपॉन डेल टी आएगा। डेल रो अपॉन डेल टी को अपन रो डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पे कर रखा है रो डॉट। यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करता है डेल रो अपॉन डेल टी, जो पॉइंट का निशान लगा रखा है वेरिएबल के ऊपर, ये समय के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन को व्यक्त करता है। ये माना कि समीकरण नंबर 1 है। अब इसको किस प्रकार से अपन समझें कि यहाँ पे जो रो डॉट है इसको डेल रो अपॉन डेल टी कह रहे हैं, ये डी अपॉन डी टी है, एग्जैक्ट अपन के टोटल डिफ्रेंशिएशन है। तो रो जो अपने पास फंक्शन है वो टाइम टी का भी होता है, क्यू और पी का तो रहता ही रहता है जैसा आप देख रहे हैं। तो टोटल डिफ्रेंशिएशन समय के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल रो अपॉन डेल टी, और टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा। तो डेल रो अपॉन डेल टी को अपन रो डॉट से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे मैंने रो डॉट लगाया। अब आगे नेट जो सिस्टम जो पॉइंट्स अपन कह रहे हैं कि नेट चेंज कितना होगा, वॉल्यूम अपन ने फिक्स मान लिया डेल टो। एक डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो फेज स्पेस है इस एक्सिस पे आप देख रहे हैं Q, और वाई एक्सिस पे अपन कहें कि P मोमेंटम है यहाँ पे, और ये अपने पास Q है फेज स्पेस है। यहाँ एक अपन ने वॉल्यूम कंसिडर किया, जो अपन कहें इसका एक फेस माना AD, ये फेस है। दूसरा फेस अपन मान रहे हैं CB फेस, जो कि Q के परपेंडिकुलर है। माना कि इस टोटल वॉल्यूम डेल टो जो अपन मान रहे हैं इसमें एक फेस से पार्टिकल आते हैं तथा दूसरे फेस से पार्टिकल बाहर जाते हैं। तो नेट जो पार्टिकल इसमें कितने रहेंगे, इंक्रीज फेज पॉइंट्स कितने होंगे, तो यहाँ मैंने डिनोट किया नीचे कि नेट इंक्रीज फेज पॉइंट्स कैन बी रिटन एज इनकमिंग फेज पॉइंट्स ऑफ एस AD माइनस लिविंग फेज पॉइंट्स थ्रो फेज BC यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, BC रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अपने पास AD फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसको कैलकुलेशन करने के बाद कि इसमें कितना चेंजेज आते हैं, क्यू के रेस्पेक्ट में जो चेंज अपने पास आ रहा है डेल क्यू अपन रिप्रेजेंट किया, डेल Q1 है इधर, डेल Q1 ये वाला एरिया। तो Q1 यहाँ से लेकर एग्जैक्ट जो अपने पास चेंज अपने पास है यहाँ से यहाँ तक चल के अपन कह रहे हैं आउटगोइंग फेसेस में Q डॉट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डेल Q अपॉन डेल T समय के रेस्पेक्ट में, और डेल Q के रेस्पेक्ट में जो चेंजेज आता है डेल Q डॉट अपॉन डेल Q1 मल्टीप्लाई डेल Q1 अपने पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस जो अपन कह रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी प्रकार से वाई एक्सिस पे P के लिए भी होगा, जो यहाँ पे अपन दर्शाया नहीं है। एक वेरिएबल Q है, दूसरा वेरिएबल P है। तो एग्जैक्ट जो अपन निकालें कि इनकमिंग फेज पॉइंट्स का मान यहाँ से निकालें, इनकमिंग का यहाँ से, आउटगोइंग का अपने पास ये है,
तो एग्जैक्ट अपन के इनकमिंग फेज पॉइंट्स माइनस लीविंग फेज पॉइंट्स जो अपन निकालेंगे, तो कैलकुलेशन उसका सिंप्लीफिकेशन जो अपन करेंगे तो अपने पास ये आया डी अपॉन डेल डी टी डेल एन इज इक्वल टू, जो आप देख रहे हैं, माइनस रो डेल Q1 डॉट अपॉन डेल Q1। डॉट मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, Q1 के ऊपर डॉट लगा हुआ है, वो डेल Q1 अपॉन डेल T को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस डेल P डॉट 1 अपॉन डेल P1। तो यहाँ पे जो डॉट अपने पास है, ये डॉट भी अपने को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल अपॉन डेल टी को, प्लस डेल रो अपॉन डेल Q1 डॉट प्लस P1 डॉट डेल रो अपॉन डेल P1 मल्टीपल ऑफ डेल टो, मल्टीपल अपने पास रहेगा, इसके मल्टीपल ऑफ डेल टो अपने पास ही चल रहा वॉल्यूम। ये आप थोड़ा करके देखना मैथमेटिकल, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अपने पास ये है एग्जैक्ट फेज पॉइंट्स जो कंसिडर वॉल्यूम के अंदर रहते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की अपन तुलना करें, या समीकरण 2 नहीं करके अपन कहें ऊपर वाले समीकरण से तुलना करने पर, तुलना जब अपन करेंगे तो अपने पास ये प्राप्त हुआ दिस वैल्यू। समीकरण 1 अपने पास क्या है, अपने पहले माना समीकरण 1, ये अपने पास आया था समीकरण नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, दिस इज समीकरण नंबर 1, दिस वैल्यू। यहाँ पे रो डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है डेल रो अपॉन डेल टी को। समीकरण 1 से अपने प्राप्त करते हैं डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर अपन हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन को काम में लेते हैं। हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन क्या होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा हमेशा प्रेस में, Q1 डॉट इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल P1 डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल Q1। मैं बार बार कर रहा हूँ कि डॉट जो अपने पास लगा हुआ है, ये जो डॉट, ये डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है अपने को डेल अपॉन डेल टी को। क्लियर? इसका मान उपरोक्त समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। 2 में जो अपन रखेंगे तो अपन देखेंगे कि फर्स्ट वाले जो टर्म आप देख रहे हैं, ये टर्म, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि Q1 डॉट की जगह अपन रखेंगे दिस वैल्यू। इसका डेल Q1 के रेस्पेक्ट में अवकलन है, तो डेल Q1 डेल P1 डॉट की जगह अपन रखेंगे डेल एच अपॉन डेल Q1, माइनस है, यहाँ डेल P पहले से है, डेल Q1 ये है, एक राशि प्लस होगी दूसरी माइनस होगी, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी अपने पास 0 होगी फर्स्ट वाले। तो अपने को प्राप्त हुआ दिस वैल्यू डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, मैंने QP लगा कि ये फेज स्पेस की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ QP का यूज़ किया, इज इक्वल टू दिस वैल्यू। फर्स्ट वाली टर्म तो यहाँ पे 0 हो गई, इसका मतलब आगे वाली जो टर्म बची वो अपन ने काम में ली। अब देखिएगा, या इसका पक्षांतरण करें, अब आगे चल के पक्षांतरण किया तो अपने पास ये टर्म प्राप्त हुई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए, प्लस का सिंबल आ गया, इज इक्वल टू 0। इससे अपने को मिला, या अपन कहें रो जो डेंसिटी अपन कह रहे हैं, ये TPQ का फंक्शन है, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन अपन करेंगे तो टोटल डिफ्रेंशिएशन से अपने को प्राप्त होगा डेल रो अपॉन डेल टी डॉट dt अपॉन dt, इसका मान 1 हुआ। फिर डेल रो अपॉन डेल Q अपॉन डेल टी, जिसको Q डॉट कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करूं, प्लस डेल रो अपॉन डेल P अपॉन डेल टी, या इसको P डॉट लिख देते हैं। टोटल डिफरेंशिएशन किया। अब समीकरण 3 और 4 की जब कंपैरिजन करेंगे तो अपन देखेंगे डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। रो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी, और यही क्या है, लियोलिस थ्योरम। डेल रो अपॉन डेल टी यानी कि फेज स्पेस के अंदर फेज डेंसिटी का मान कांस्टेंट रहता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लियोलिस थ्योरम। सेकंड पार्ट तो अपने पास इजी है, फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट प्राप्त करेंगे।
वो कैसे प्राप्त करेंगे ये देखिएगा। लियोलिस थ्योरम का सेकंड पार्ट जैसा आप देख रहे हैं, सेकंड पार्ट, क्योंकि अपने को मालूम है कि डेल एन इज इक्वल टू रो डेल टो, समीकरण नंबर 1 जो पहले अपन ने प्राप्त किया, इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन करने पर समय के रेस्पेक्ट में अपने को प्राप्त होता है डी अपॉन डी टी डेल एन इज इक्वल टू डेल रो अपॉन डेल टी डेल टो एज इट इज प्लस रो एज इट इज डी अपॉन डेल टी डेल रो। अब अपने को मालूम है कि स्पेसिफिक जो हाइपर वॉल्यूम है फेज स्पेस के अंदर, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहते हैं। तो डेल एन जो अपन लेके चल रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। तो अपने को समीकरण, उपरोक्त समीकरण से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, डेल रो अपॉन डेल टी डेल टो प्लस रो प्लस डी डेल टो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो लियोलिस थ्योरम है उससे अपने को मालूम है, क्या मालूम है कि डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। ये 0 अगर उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो अपने को प्राप्त होगा रो डेल टो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, या इसको लिख सकते हैं अपन डेल डी अपॉन डी टी डेल टो इज इक्वल टू 0। दिस इज द लियोलिस थ्योरम या सेकंड पार्ट ऑफ द लियोलिस थ्योरम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम इन फेज स्पेस। एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम यहाँ पे आएगा, जो मैं पहले भी लिखना भूल गया था, एक्सटेंशन ऑफ वॉल्यूम फॉर द फेज स्पेस। तो लियोलिस थ्योरम के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपन कहें। पहले केसेस में अपन ने माना कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, जिसके आधार पे अपन ने फर्स्ट पार्ट प्राप्त किया। सेकंड पार्ट में जब प्रूव किया तो उसमें माना कि डेंसिटी कांस्टेंट है, तो अपने पास सेकंड पार्ट प्राप्त है। टोटल जो अपन कहें कि ये अपने को यह बताती है कि फेज स्पेस के अंदर अगर कोई ऑब्जर्वेबल फेज पॉइंट्स को देखे तो टोटल उसको कांस्टेंट दिखाई देता है समय के रेस्पेक्ट में। थैंक यू।